नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं एवं समय का निर्धारण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण या वार्षिक गति, इसको कहते हैं। ठीक है ना, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, तो घूर्णन गति क्या होता है, आइए देखते हैं। घूर्णन गति यानी कि रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। अपने अक्ष पर, ठीक है ना, कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन व रात की घटना होती है। ठीक है ना, कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ठीक है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। ठीक है ना, दिन और रात की घटना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, दूसरी गति है पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवोल्यूशन। तो ये क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में, सूर्य के कक्षा का यानी, ठीक है ना, सूर्य को चारों तरफ घूमने में जो समय लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है ना, इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, दिन और रात दोस्तों घूर्णन गति के कारण होता है, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो सर्दी गर्मी बरसात होता है, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, घूर्णन गति क्या होता है और परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है दोस्तों नत अक्ष क्या होता है। नत अक्ष, पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ, देखिए नक्ष तल क्या होता है, यानी कि पृथ्वी जो है जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वही उसका नक्ष तल होता है। ठीक है ना, वह अपने कक्ष तल के साथ जो है 66.5 का कोण बनाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 झुकी रहती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है, आप याद रखिएगा। नत अक्ष होता क्या है? पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वही नत अक्ष होता है। ठीक है, और कितना वो कोण बनाती है? अपने कक्ष तल के साथ 66.5 का कोण बनाती है। और पृथ्वी जो है इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 का जो है कोण बनाती है, यानी कि झुकी रहती है, 23.5 झुकी रहती है। ठीक ना, इसके कारण क्या होता है? देखिए, दिन रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है। झुके होने के कारण जो है दिन और रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है। और क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। और क्या होता है? वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है। तो ये 3 कारण होते हैं। ठीक है, नत अक्ष में यानी जो पृथ्वी झुकी रहती है ना, उसके कारण ये 3 चीज़ें होती हैं। दिन रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है, मौसम में परिवर्तन होता है और वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है। ठीक है ना, तो ये 3 कारण है। उसके बाद देखिए, अब क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ठीक है ना, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है, हमेशा एक समान नहीं होता है दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी वो बदलता रहता है। ठीक है ना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की 2 स्थितियां हैं। देखिए, एक होता है अपसौर, ठीक है, और एक होता है उपसौर। तो अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है ना, तो उसे अपसौर की स्थिति या सूर्योच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति या सूर्योच्च कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितना? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इस समय सूर्यास्त जो होता है दोस्तों, जो इस समय जो है सूर्यास्त अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। जो अपसौर की स्थिति होती है, ठीक है, ये 4 जुलाई को होती है, यानी कि 4 जुलाई को सूर्य जो है वो पृथ्वी से अपने अधिकतम दूरी पर होता है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों एक होता है उपसौर। ठीक है ना, ये क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर की स्थिति या रविनीच कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है ना, जब दूर होता है, जब अधिकतम दूरी पर होता है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, और जब पृथ्वी के नज़दीक होता है सूर्य तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है ना, यह स्थिति 3 जनवरी को होती है।
तो याद रखिएगा 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर, ठीक है ना। 3 जनवरी को उपसौर यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, और 4 जुलाई को अपसौर यानी कि अधिकतम दूरी होती है, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं अयनांत क्या होता है, यानी कि संक्रांति क्या होता है। तो सूर्य की अयन रेखीय यानी कि कर्क तथा मकर रेखा स्थिति को अयनांत कहा जाता है, ठीक है ना। सूर्य की अयन रेखीय स्थिति को अयनांत कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए कितनी जो है अयनांत होते हैं, संक्रांति होती है 2, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सी संक्रांति है। देखिए पहला है ग्रीष्म अयनांत, या इसी को कहते हैं कर्क संक्रांति, समर सोल्स्टिस, ठीक है ना। तो कर्क संक्रांति देखिए दोस्तों क्या होता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और वहाँ दिन बड़े और रातें जो है वो छोटी होती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। तो कर्क संक्रांति कब होता है? 21 जून को, ठीक है ना। कर्क संक्रांति कहते किसको है? देखिए 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और वहाँ पर दिन जो है वो बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, जहाँ सूर्य जो है वो तिरछा चमकता है, जिससे यहाँ रातें बड़ी और दिन जो है वो छोटे होते हैं तथा गर्मी कम होने से शीत ऋतु रहती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है शीत अयनांत, जैसे कहते हैं मकर संक्रांति, ठीक है ना। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है, ठीक है ना। तो जो देखिए जैसे जिस प्रकार से कर्क संक्रांति में जो सूर्य है वो जो है वो कर्क रेखा जो है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य है वो कर्क जो है रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है ना। लेकिन 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख रहता है, जिससे सूर्य मकर रेखा 23.5 अंश पर लंबवत रहता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने के कारण शीत ऋतु रहती है, ठीक है ना। तो ये था कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। इसके बाद देखते हैं नोट पॉइंट क्या है दोस्तों? विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है ना। देखिए इससे पहले देखिए 21 जून को जो है कर्क संक्रांति यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, ठीक है ना। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर रहने की स्थिति को विषुव अथवा सम रात दिन कहा जाता है। 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर रहने की स्थिति को विषुव कहते हैं या सम दिन रात कहते हैं, रात दिन कहते हैं, ठीक है ना। और 21 जो मार्च वाली जो स्थिति है उसको बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है ना। तो विषुव क्या होता है कि दिन और रात, गोलार्धों में दिन और रात बराबर हो रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। सूर्य का नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्वे पूछेगा कि अर्धरात्रि का देश किसको कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। और जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं, जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा पर स्थित देश देखिए कौन कौन से हैं कर्क रेखा पर। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, ठीक है ना, और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलिडोनिया, फिजी और टोगो, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा पर स्थित देश है। उसके बाद देखिए दिन की अवधि, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ डे। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है, जिससे दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है,
ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर को 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है, जिससे वहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने होती है, ठीक है ना, यानी कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण, ठीक है ना। इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर भी आप देख सकते हैं, ये सूर्य ग्रहण का फिगर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, चंद्रमा है ना, देख भी सकते हैं आप, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एक इधर सूर्य है, पृथ्वी के बीच में क्या है, चंद्रमा है, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। यह स्थिति अमावस्या या न्यू मून को होती है, अमावस्या को होती है, ठीक है ना। जब अमावस्या होता है तो उस समय क्या होता है कि जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा होता है वो सीधी रेखा में होता है, ठीक है ना। किंतु दोस्तों चंद्रमा में झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण जो है वो हर अमावस्या को नहीं होता है, ठीक है ना, किसी किसी अमावस्या को ही होता है, ठीक है ना। तो जब याद रखिएगा, जब जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है, और यह कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, लेकिन सभी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, लूनार इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे चंद्रमा धूमिल दिखाई देता है, और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा को होता है, याद रखिएगा, चंद्र जो ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण वो अमावस्या को होता है। परंतु दोस्तों प्रत्येक पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले प्रत्येक पूर्णिमा को उस स्थिति में नहीं होता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं देखते हैं, पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ, ठीक है। तो पहला है अक्षांश, लैटिट्यूड कहते हैं इसको, लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और यह पृथ्वी को अक्षांशीय दृष्टिकोण से 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में 90 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार को उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में 90 अंश के अक्षांशीय विस्तार को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है, अक्षांश रेखा की विशेषताएं देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। अक्षांश रेखा की विशेषता क्या है कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। इनका महत्व किसी स्थान की स्थिति बतलाना है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, जो 111.13 किलोमीटर की होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। प्रमुख अक्षांश कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, आर्कटिक वृत्त है, इसे हम कहते हैं 66.5 अंश नॉर्थ, ठीक है ना। और दूसरा है कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ, और तीसरा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और चौथा है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो ये प्रमुख अक्षांश है 5, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कंट्रीज लोकेटेड ऑन इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एवं प्रिंसिप, गबून, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव,
ठीक है, मालदीव और इंडोनेशिया और कवरत्ती है, क्यूरत्ती तो किरीबाती, चलिए किरीबाती देश है, ठीक है ना। अब देखिए देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, किसी भी स्थान की प्रधान या में उत्तर से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन माना गया है जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं जो कुल मिलाकर 360 हैं, ठीक है ना। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं अर्थात इन रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। याद रखिएगा देशांतर रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। और दोस्तों अक्षांश रेखा को पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना, मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए जो अक्षांश रेखा की विशेषता है, ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम में, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। तो देशांतर रेखा है, उसके बाद देखिए सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं, ठीक है ना, और इन रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है जो 111.32 किलोमीटर है। यह दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे GORE गोरे कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है अर्थात एक डिग्री दूरी तय करने के लिए जो है वो पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। एक अंश 360 अंश घूमते हैं अपने अक्ष पर, तो एक अंश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। इनका उपयोग यानी कि देशांतर रेखाओं का उपयोग किसी स्थान की स्थिति एवं समय दोनों के निर्धारण में किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए समय का निर्धारण, तो समय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है स्थानीय समय, दूसरा है प्रामाणिक समय, ठीक है। तो स्थानीय समय क्या होता है, लोकल टाइम। देखिए किसी स्थान का स्थानीय समय वह समय है जिसका निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अर्थात एक घंटे में देशांतर के 360, 24 और 15 डिग्री सूर्य के ठीक सामने से होकर जाते हैं अर्थात 1 डिग्री देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और इसी तरह पश्चिम में जाने पर 1 डिग्री देशांतर पर समय 4 मिनट घट जाता है, ठीक है। तो ये स्थानीय समय है। दूसरा है प्रामाणिक समय या इसे कहते हैं मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। किसी देश का प्रामाणिक समय वह समय है जो उस देश को केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में पूर्वी देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा नीचे है जो नैनी यानी कि इलाहाबाद से गुजरती है। इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से, ठीक है। नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट क्या है, समय जोन क्या होता है, टाइम जोन। तो विश्व को दोस्तों 24 समय जोन में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा कितने, 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। यह विभाजन ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल के आधार पर है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 देशांतर पर है जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक से गुजरता है। वैसे देश जिनका क्षेत्रफल अधिक है वहाँ एक से अधिक समय जोन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है और रूस में जो है वो 11 समय जोन है। याद रखिएगा रूस में कितने हैं टाइम जोन है, 11, और USA में जो है कितने हैं, 7 हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। 180 डिग्री पूर्वी व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक ही दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। यह रेखा दोस्तों आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ी गई है और बेरिंग जल संधि से निकाली गई है। बेरिंग समुद्र में यह पश्चिम की ओर मोड़ती है। याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग समुद्र में पश्चिम की ओर मुड़ती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे 7.5 अंश पूर्व की ओर खिसकाया गया है ताकि फिजी व टोगो द्वीप समूह एक ही समय जोन में रहें। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है ना। इस रेखा का अधिकांश भाग जो है वो स्थल से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक ही दिन में अलग अलग तिथियां माननी पड़ती, ठीक है ना, जिससे उन्हें असुविधा होती, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, टेम्परेट जोन, ठीक है ना, जोन लिखा है। तो कर्क और मकर वृत्त के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध तथा कर्क वृत्त एवं आर्कटिक वृत्त के बीच तथा मकर वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका वृत्त तथा ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो है और जो मकर वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के जो बीच क्षेत्र है उसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, या कह सकते हैं कि ध्रुवों के बीच जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक पूरा हमने पढ़ लिया पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं और समय का निर्धारण, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्थल मंडल। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई आपका सुझाव, सलाह या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।